नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं फिल्मों के बारे में विस्तार से समझाता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मलयालम सिनेमा की एक जबरदस्त फिल्म लेकर आया हूं, जो हाल ही में रिलीज हुई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आइडेंटिटी मूवी की। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे हरण से। फिलहाल यह बच्चा डॉक्टर तिलक नगर की लाइब्रेरी में मौजूद सभी किताबों को साफ सुथरा करके एकदम सही तरीके से उनकी जगह पर रख रहा होता है। तभी वहां डॉक्टर अनीता आती हैं। वह हरण की मेहनत और परिपक्वता देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतनी जिम्मेदारी और ध्यान से काम कर रहा है। डॉक्टर तिलकन बताते हैं कि हरण एक बेहद खास बच्चा है। उसका आईक्यू लेवल सामान्य बच्चों से कहीं ज्यादा है। हालांकि उसे यह नहीं पता कि किताबों के अंदर क्या लिखा है, लेकिन वह किताब के कवर पर दिए गए टाइटल, पेपर की क्वालिटी और बाहरी बनावट को बारीकी से ऑब्जर्व करके उन्हें एकदम परफेक्ट सीक्वेंस में सजा देता है। हरण अपने उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है। उसे हर चीज में परफेक्शन चाहिए। वो कोई भी काम अधूरा या गड़बड़ नहीं देख सकता। हरण स्मिता दीदी का बेटा है। जब स्मिता ने अपने पति से तलाक लिया, तो कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी उसके पिता को सौंप दी। यानी अब हरण की देखभाल की जिम्मेदारी उसके फादर के पास है, और हरण की बहन देविका की कस्टडी उसकी मां के पास चली गई थी। चूंकि हरण का पिता पुलिस में था, इसलिए वह हरण के साथ बहुत सख्त व्यवहार करता था। डिवोर्स के बाद हरण की मां ने एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली, और इस शादी से उन्हें एक बेटी हुई, जिसका नाम रखा गया नीरजा। कुछ सालों बाद हरण के पिता का निधन हो गया, और तब से हरण की जिम्मेदारी उसकी मां स्मिता ने संभाल ली। स्मिता एक प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट थी, लेकिन अब वह गंभीर रूप से बीमार रहने लगी। वह पैरालाइज हो चुकी थी, और डॉक्टरों को शक था कि उनका ज्यादा दिन जीवित रहना मुश्किल है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है। अब हम मिलते हैं एक लड़की से, जिसका नाम है एमी। एमी अपने दोस्तों के साथ एक मॉल में शॉपिंग करने आई होती है। जब वह ट्रायल रूम में जाती है, वे कपड़े चेक करने जाती है, तो उसे वहां एक मोबाइल फोन दिखाई देता है। वह देखती है कि उस फोन से ट्रायल रूम के अंदर की सारी गतिविधियां रिकॉर्ड हो रही हैं। घबराकर एमी तुरंत उस फोन को लेकर बाहर आती है और मॉल के स्टाफ को इसकी जानकारी देती है। इसी दौरान अमर नाम का एक शख्स एमी से कहता है कि जिसने भी यह फोन वहां रखा है, वह जरूर आसपास ही कहीं होगा। तभी एमी की नजर एक लड़के पर पड़ती है। वह कहती है कि यह लड़का काफी देर से हम सभी पर नजर रखे हुए था। अमर उस लड़के के पास जाकर पूछता है, क्या यह फोन तुम्हारा है? तभी वो लड़का अमर के हाथ से फोन छीनकर भागने लगता है। अमर उसका पीछा करता है, लेकिन वो लड़का फरार हो जाता है। अब यहां कहानी एक जबरदस्त ट्विस्ट लेती है। असल में अमर ही उस लड़के के साथ मिला हुआ था। अमर उसके पास जाकर वो फोन वापस ले लेता है। मतलब ये पूरी प्लानिंग अमर की ही थी। फोन हासिल करने के बाद अमर उसमें से एमी की सारी रिकॉर्ड की गई वीडियो निकाल लेता है। सभी वीडियो निकालने के बाद अमर की एमी से रास्ते में मुलाकात होती है। उसे देखकर एमी डर जाती है। अमर कहता है, गाड़ी में बैठो और एटीएम में जितना पैसा है वो दे दो, बाकी का कल लेकर आना, तभी मैं वीडियो डिलीट करूंगा। और शर्मिंदगी में एमी जल्दी से एटीएम जाकर कुछ पैसे निकालती है और अमर को देने लगती है। असल में यह सब सिर्फ एमी के साथ ही नहीं हुआ। अमर पहले भी कई लड़कियों के वीडियो इसी तरह रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल कर चुका है। इसके बाद अमर अपने घर लौटता है, लेकिन वहां एक अनजान शख्स पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। मारपीट के बाद वो शख्स अमर को मार डालता है और फिर उस जगह को जला देता है। कुछ दिन बाद पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। न ये पता चल पाया कि अमर को किसने मारा, न ये कि उसके पीछे कौन कौन लोग थे। इसी बीच कर्नाटक पुलिस का एक अफसर याकूब दिनेश नाम के पुलिस ऑफिसर से मुलाकात करता है। याकूब कहता है, सर, हाई प्रोफाइल केसों में विक्टिम की प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी होती है। इस केस में मुझे एक लड़की की हिफाजत करनी है, और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। दिनेश मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है, तुम उस विक्टिम लड़की के साथ मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ, वह जगह काफी सेफ है। अब यहीं से कहानी फिर से जुड़ती है हरण से, क्योंकि उसी अपार्टमेंट में हरण अपनी फैमिली, बड़ी बहन, छोटी बहन और डॉक्टर तिलकन के साथ रहता है। याकूब उस विक्टिम लड़की और एक महिला अफसर के साथ इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जब अपार्टमेंट के लोग
उनका नाम और पहचान पूछते हैं तो याकूब अपनी असली पहचान छुपा लेता है और फर्जी नाम बताता है। उस लड़की का नाम होता है अयन और याकूब अब सबके सामने उसका भाई बनकर रहने लगता है। अयन के साथ जो औरत रहती है वह भी एक पुलिस अफसर होती है। अगले ही दिन अपार्टमेंट के लोगों को पता चलता है कि उनके बिल्डिंग में कोई चोर घुस आया है। पुलिस वाले उस चोर का स्केच बनवाने का फैसला करते हैं। एक छोटे बच्चे ने उस चोर को देखा था तो उसी की मदद से स्केच तैयार करवाया जाता है। लेकिन तभी वहां हरण आता है और स्केच बना रहे आर्टिस्ट की गलतियां पकड़ लेता है। हरण को लगता है कि आर्टिस्ट ठीक से काम नहीं कर रहा। तब वह खुद उस बच्चे से चोर के हुलिये की हर एक डिटेल पूछता है और अपने हाथों से एक परफेक्ट स्केच बनाता है। हरण का स्केच इतना सटीक होता है कि सब चौंक जाते हैं। पता चलता है कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि उसी अपार्टमेंट में प्लम्बर बनकर काम कर रहा एक आदमी है। यहां मौजूद याकूब हरण की इस खास प्रतिभा को देखकर बेहद प्रभावित होता है। उसी रात जाकोब हरण से पर्सनली मिलता है। वह कहता है, मैं तुम्हें पूरे केस की डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन मुझे एक मामले में तुम्हारी मदद चाहिए। हमारे पास एक विटनेस है जिसने कातिल को देखा था। हमने स्केच आर्टिस्ट को बुलाया, लेकिन उसका बनाया स्केच उस चेहरे से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो केस में बड़ा ब्रेक मिल सकता है। हरण उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हरण अयन से मिलता है और बहुत ध्यान से एक एक डिटेल पूछकर स्केच बनाना शुरू करता है। स्केच बनने के बाद वह अयन को दूसरे कमरे में भेज देता है। अब हरण जाकोब से कहता है, अयन ने जो डिटेल बताई वो कुछ गड़बड़ लग रही है। जाकोब जवाब देता है, नहीं, अयन ने तो बहुत ही बारीकी से सब कुछ बताया था। फिर हरण जब वह स्केच जाकोब को दिखाता है तो यहां कहानी में एक धमाकेदार ट्विस्ट आता है। वो स्केच किसी और का नहीं बल्कि खुद हरण का होता है। हरण कहता है, इसमें ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है। कई बार विटनेस डर या घबराहट में बहुत सी डिटेल्स मिस कर देते हैं। जो चीज उनके सामने होती है वही वो बार बार बताने लगते हैं। तुम खुद सोचो, अगर कातिल मैं होता तो अयन मुझे देखकर सीधे बता देती। स्केच बनवाने की क्या जरूरत पड़ती। हरण आगे कहता है, फिलहाल अयन को थोड़ा रेस्ट लेने दीजिए, किसी और दिन फिर कोशिश करेंगे। अगले दिन हरण, जाकोब और अयन तीनों उस जगह पर जाते हैं जहां अयन ने कथित तौर पर हत्यारे को देखा था। थोड़ी देर में वे उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि यह वही जगह होती है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी, जहां अमर को जिंदा जलाकर मारा गया था। अब अयन वहां खड़ी होकर उस कातिल के हुलिये का डिटेल में जिक्र करती है। हरण ध्यान से उसकी बात सुनता है और फिर एक और स्केच तैयार करता है, लेकिन इस बार वह स्केच अयन को न दिखाकर सीधे जाकोब को दिखाता है। हरण कहता है, अगर मैं यह स्केच सीधे अयन को दिखाऊं तो वो कंफ्यूज हो सकती है। जाकोब जवाब देता है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन तो अयन से ही लेनी पड़ेगी। इसके बाद जब स्केच अयन को दिखाया जाता है तो अयन बिना किसी झिझक के कहती है, हां, मैंने उस रात इसी आदमी को देखा था। अयन की यह बात सुनते ही हरण के होश उड़ जाते हैं। उसी रात हरण आमिर अली नाम के एक शख्स को कॉल करता है और कहता है, अयन ने उस रात जिसे देखा था वो मैं ही था। लेकिन वो ये बात याकूब से छुपा क्यों रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अयन के बारे में और जानने के लिए हरण एक स्मार्ट ट्रिक अपनाता है। वो एक जैमर डिवाइस तैयार करता है और उसे अपने घर की बिल्ली के गले में बांध देता है। जैसे ही बिल्ली अयन के घर की तरफ जाती है, अयन का फोन नेटवर्क ब्लॉक हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हरण चुपचाप अयन के घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉक्टर तिलकन अपनी बिल्ली को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और हरण को अयन के दरवाजे के पास देख लेते हैं। डॉक्टर तिलकन पूछते हैं, हरण, तुम यहां क्या कर रहे हो? हरण तुरंत बहाना बनाता है, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, इसलिए मैं चेक करने आया। डॉक्टर तिलकन और हरण मिलकर जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो सामने अयन खड़ी होती है, हाथ में गन लिए। उसी समय जाकोब भी वहां पहुंचता है। अयन को देखकर वह भी पूरी तरह हैरान रह जाता है। अयन, हरण और डॉक्टर तिलकनगर को देखते ही डॉक्टर तिलकनगर उसे ध्यान से निहारती हैं और कहती हैं, लगता है तुम्हें कोई बहुत गंभीर समस्या है। फिर वह रजनीकांत की एक तस्वीर दिखाकर अयन से पूछती हैं, ये कौन है? लेकिन अयन रजनीकांत को पहचान नहीं पाती। इसके बाद डॉक्टर तिलकनगर अयन का विस्तार से चेकअप करती है।
रिपोर्ट्स आने के बाद जाकोब, हरण और डॉक्टर तिलकनगर मिलकर अयन की बीमारी पर चर्चा करते हैं। पता चलता है कि अयन को एक बेहद दुर्लभ बीमारी है, जो या तो बचपन से है या किसी बड़े हादसे के कारण हुई है। अयन किसी भी इंसान का चेहरा पहचान नहीं पाती, यानी उसकी नजरों में सभी लोग एक जैसे ही दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर समझो, कई सारी काली बिल्लियां हैं और उनमें अगर मैं अपनी एक काली बिल्ली रख दूं तो हम उसे बाकी से अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह अयन की हालत भी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अयन को खुद अपनी बीमारी का एहसास नहीं है। वह लोगों की कपड़ों की शैली या उनके कुछ खास स्वाभाविक लक्षण देखकर ही उन्हें पहचानने की कोशिश करती है। जब अयन को अपनी समस्या का पता चलता है तो वह खुद भी दंग रह जाती है। और अब हरण को भी सब कुछ समझ में आ जाता है कि इसी वजह से अयन मेरा चेहरा पहचान नहीं पाई। पिछली बार हरण ने जानबूझकर किसी और का स्केच बनाया था, इसलिए अयन ने उसे ही कातिल समझ लिया था। अलीशा कुछ सबूत भी लेकर आती है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे अमर लड़कियों की वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। वह उनसे सिर्फ पैसे ही नहीं लेता, बल्कि उनके साथ घिनौने और गैरकानूनी काम भी करता है। जब अलीशा इस जानकारी को अपने बॉस के सामने रखती है तो उसकी बॉस कहती है, अलीशा, ये जानकारी अभी काफी नहीं है, हमें और भी सबूत चाहिए, क्योंकि इतनी अधूरी जानकारी के साथ हम इस खबर को टेलीकास्ट नहीं कर सकते। इसके बाद अलीशा जाकर जाकोब के पास यह सारी जानकारी बताती है, लेकिन जाकोब को असली नाम नहीं बताती। वह बस कहती है कि एक अनजान व्यक्ति ने उसे यह सारी जानकारी दी है। जाकोब सीक्रेटली इस केस की तहकीकात में जुट जाता है। उसी रात अलीशा की बॉस अलीशा को कॉल करती है और कहती है, चलो अलीशा, तुम्हारे पास जो भी जानकारी है उसी के आधार पर हम खबर को टेलीकास्ट कर देते हैं। लेकिन अगर केस से जुड़ी कोई और अहम जानकारी मिलती है तो खबर टेलीकास्ट करना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। जैसे कि उस कल जगह जला दी गई। इस घटना के बाद अलीशा घबराकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके सिर पर गंभीर चोट लगती है। जब जाकोब को इस एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो वह अलीशा से मिलने अस्पताल जाता है। अलीशा जब थोड़ी ठीक हो जाती है तो जाकोब उसका सुरक्षा कवर बनाकर उसकी देखभाल करता रहता है। अब वर्तमान समय में जाकोब अलीशा की कही हुई सारी बातें याद कर रहा होता है। वह सोचता है कि अलीशा पहली बार तो मेरा भी चेहरा ड्रॉ कर सकती थी, लेकिन उसने हरण का ही चेहरा क्यों बनाया? इसका मतलब क्या मुझे जिस कातिल की तलाश है वह हरण ही है? जाकोब सुपीरिया नाम की एक महिला से संपर्क करता है और हरण के बारे में सारी जानकारी निकालने को कहता है। फिर जाकोब हरण के पास जाकर कहता है, मुझे सच पता है, तुमने ही अमर को मारा है, बताओ आखिर क्यों मारा? लेकिन हरण कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद जाकोब दिनेश को कॉल करके सारी बातें बताता है कि अमर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हरण है। दिनेश जाकोब और हरण के पास आकर कहता है, अलीशा ने जो स्केच बनवाया था वह किसका था? अलीशा ने भी माना कि उसने उसी आदमी को उस रात देखा था, तो फिर हरण कैसे कातिल हो सकता है? जाकोब जवाब देता है, सर, हरण को अलीशा की बीमारी के बारे में पता चल गया था। उसी का फायदा उठाकर किसी और आदमी का चेहरा ड्रॉ किया गया था, जो असल में इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। लेकिन उसी वक्त आमिर अली नाम का एक शख्स पुलिस वालों के पास आकर सरेंडर हो जाता है, कहता है कि मैं ही अमर को मारा और हर ने इसी आदमी का चेहरा ड्रा किया था। दिनेश आमिर अली को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन जाकोब को फिर भी यकीन होता है कि अमर को हरण ने ही मारा है। हरण के पास आकर कहता है कि हरण, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, खुद सरेंडर हो जाओ, नहीं तो एक ना एक दिन तुम जरूर पकड़े जाओगे। अमर के पास जो सबूत थे वह तुम्हारे पास भी जरूर होंगे। उस हार्ड डिस्क को मैं कोर्ट में पेश करके तुम्हें कम से कम सजा दिलवाऊंगा। हरण कहता है कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मैंने ही अमर को मारा और उसके पास जो हार्ड डिस्क थे वो मेरे पास है, लेकिन मैं अमर के साथ उस जगह को क्यों जलाता? उसमें तो सारी चीजें जल गई थी। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए जाकोब दिनेश के पास कॉल करता है कि उस जगह से क्या सबूत मिला, स्पेशली अमर के हार्ड डिस्क के बारे में। दिनेश कहता है, हाँ, अमर ने अपने बेड के नीचे एक हार्ड डिस्क को छुपा कर रखा था, वह सारी चीजें एविडेंस रूम में है। जाकोब कहता है कि मुझे वह हार्ड डिस्क चाहिए। सर, दिनेश इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि जाकोब दूसरे स्टेट का पुलिस ऑफिसर है। इसके बाद जाकोब की वह लड़की सुप्रिया जाकोब के पास कॉल करके हरण के सारी डिटेल्स के बारे में बताती है, उसकी फैमिली के बारे में और भी सारी बातें। इधर हम लोग दिनेश को देखते हैं, जो कर्नाटक के पुलिस ऑफिसर से बात करते हुए
बातों ही बातों में जाकोब के बारे में भी बात करने लगता है, क्योंकि वह भी कर्नाटक से ही आया था। वह पुलिस वाला दिनेश को एक शॉक्ड कर देने वाली बात बताता है कि उस जाकोब को कब का पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया है। वह बहुत बड़ा क्रिमिनल है, हम लोग तो उसी की तलाश में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ हरण अलीशा के पास आता है, इसे बताता है कि मेरी बहन नीरजा को बुरी तरह से उसके साथ दुष्कर्म करके उसे मार दिया, इसीलिए मैंने उस शख्स के बारे में मालूम करके उसके साथ उसके प्लेस को भी जला दिया। मतलब कि अमर को इस हादसे के बाद से हरण की बहन डिप्रेशन में रहने लगी, और उसी हादसे से बाहर निकलने के लिए हम लोग इस फ्लैट में शिफ्ट हुए। कुछ दिनों बाद आंसर नाम का एक लड़का मुझसे मिलने आया। जैसे मेरी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ था, वैसे ही आंसर की बहन सकीना के साथ भी दुष्कर्म हुआ था। अमर, जो आंसर के पास था, उसने अपनी बहन की वीडियो भेजकर आंसर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और पैसे मांगने लगा। अमर को मारने में आंसर ने मेरा भी साथ दिया। शायद उस वक्त अमर को मारते हुए तुमने मुझे देख लिया था। अमर को मारने के बाद आंसर का पिता आमिर अली मुझसे मिलने आया। उसने कहा, तुमने हमारी बहुत मदद की है, हम पर बड़ा एहसान किया है। इतने बड़े खतरे के बावजूद तुमने यह काम किया। अगर पुलिस तुम्हारे पास पहुंचेगी तो मैं तुम्हें बचाने के लिए तैयार हूं। फिर उसने कहा, याकूब, तुम्हारे जरिए मैं तुम्हारे पास पहुंचा हूं, मुझे बचाने के लिए मैं सरेंडर कर देता हूं। इसी दौरान पुलिस अधिकारी दिनेश हरण को जाकोब के बारे में कॉल आता है। हरण कहता है, जाकोब जरूर यहां उस हार्ड डिस्क को हासिल करने आया है, वह फिर से कोशिश करेगा। तुम उस हार्ड डिस्क लेकर मेरे पास आओ, देखते हैं आखिर उस हार्ड डिस्क में क्या है। फिर हरण सबूतों के कमरे, एविडेंस रूम में जाकर हार्ड डिस्क को हासिल करता है। इसी बीच हरण और अलीशा, जो कि उससे मिलने जा रहे होते हैं, अचानक एक गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है, और वो कोई और नहीं बल्कि जाकोब खुद होता है। यहां दोनों के बीच एक जबरदस्त टकराव होता है, जिसमें हरण अपनी गाड़ी से अलीशा को बाहर धक्का दे देता है। अलीशा की जान बचाने के लिए हरण और जाकोब के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। 4 दिन बाद अलीशा तिलक नगर पहुंची और तिलक को सारी बात बताई। उसने कहा कि 4 दिन पहले हरण और जाकोब के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी। उस घटना के बाद से हरण सुरक्षित रूप से अलीशा के पास आ गया है। ये दोनों हार्ड डिस्क लेने के लिए दिनेश के पास गए, लेकिन उसी वक्त हरण ने अचानक गन लेकर दिनेश को मार दिया। हार्ड डिस्क हासिल करने के बाद दिनेश ने अलीशा को गन पॉइंट किया, लेकिन उसे मारने की बजाय उसे जाने को कह दिया। अलीशा डॉक्टर तिलक को यह सब बताती है और कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस पर भरोसा करूं। असली और नकली में फर्क करना मुश्किल है। असली हरण है। 4 दिन से मैं घर से बाहर नहीं निकली। आज मैं तुमसे मिलने आई हूं। तिलक उससे समझाता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। हरण ने दिनेश को नहीं मारा। तुम्हारी जो मानसिक स्थिति है उसका फायदा जाकोब ने उठाया। शायद लड़ाई के दौरान हरण घायल हुआ था, जाकोब नहीं। इसलिए जाकोब ने हरण के कपड़े पहनकर अलीशा के पास जाकर खुद को हरण समझवाया। उसने दिनेश को मारकर हार्ड डिस्क हासिल कर ली। इसी बीच हैकर नकुल, जिसने पहले अलीशा को अमर के बारे में बताया था, अलीशा के पास आता है और कहता है, हाँ, जाकोब ने ही दिनेश को मारा, मैंने यह सब देखा है। तभी हरण अलीशा के पास आता है और जाकोब के बारे में कुछ और सच्चाई बताने लगता है। वह कहता है, जाकोब एक बड़ा कनाल है। हाई प्रोफाइल मामलों में जिनमें विक्टिम या गवाह होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ऑफिसर तैनात किए जाते हैं। जाकोब उन्हीं में से एक था। इन विक्टिम्स या गवाहों को बचाने और उन्हें सुरक्षित जगह पर छुपाने की जिम्मेदारी उसका था, लेकिन जाकोब गवाहों की जानकारी क्रिमिनल्स को देकर उन्हें मारवा देता था। साथ ही सुप्रिया नाम की एक लड़की भी थी, जो जाकोब के साथ मिलकर बड़े क्रिमिनलों को बचाने के सौदे करती थी। इस बीच चिनप्पा नाम का एक शख्स, जिसने बिजनेस में बड़ा स्कैम किया था, उसके खिलाफ जर्नलिस्ट देवराज ने कुछ सबूत इकट्ठा किए थे, जिन्हें कोर्ट में प्रस्तुत करने वाला था। जब देवराज की यह योजना चिनप्पा को पता चली तो उसने देवराज को मार डाला, लेकिन देवराज की पत्नी चित्रा ने इसे देख लिया था। चित्रा जब कोर्ट में जाकर बयान देती है तो चिनप्पा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। चित्रा किसी दूसरी जगह छिपकर रह रही थी, लेकिन जाकोब ने उसकी सारी डिटेल्स चिनप्पा को दे दी। उसी दौरान कोर्ट के बाहर चिनप्पा के आदमी चित्रा पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस दिन चित्रा सुरक्षित बच जाती है। ही बेटी की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और अब वह चित्रा को मारना चाहता है। हरण
ये सब बातें अलीशा और डॉक्टर तिलक को समझा रहा होता है। जाकोब पर पुलिस का शक कम करने के लिए वह हरण की बहन के पास जाकर उसे धमकाने लगता है और वहीं उसके साथ रहने लगता है। इसी बीच सुपीरियर अधिकारी जाकोब को कॉल करके एक चौंकाने वाली बात बताते हैं कि हरण कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक वर्ल्ड ट्रेड स्काई मार्शल है। जब भी पुलिस को किसी फ्लाइट हाईजैक की सूचना मिलती है तो स्काई मार्शल के कुछ ऑफिसर सामान्य नागरिक बनकर उसी फ्लाइट में सवार हो जाते हैं और हाईजैकर से यात्रियों को बचाते हैं। इसके बाद हरण एयरपोर्ट जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि चित्रा उसी फ्लाइट से कहीं जाने वाली है। वहीं जाकोब का भी प्लान होता है कि वह उसी फ्लाइट में चित्रा को मार देगा। फ्लाइट में जाते ही हरण को एक और हैरान करने वाली खबर मिलती है कि जाकोब चित्रा को फ्लाइट में मारने वाला नहीं है, बल्कि वह कुछ ऑफिसरों को ब्लैकमेल करके दो फ्लाइटों को आपस में टकरावाना चाहता है। मतलब कि जाकोब दो फ्लाइटों को आपस में टकरवाना चाहता है। अगर वह ऐसा कर देता है तो चित्रा के साथ साथ कई मासूम लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन हरण को यह नहीं पता था कि जाकोब ने किन किन ऑफिसरों को ब्लैकमेल किया है। आश्चर्य की बात यह है कि उसी फ्लाइट में चिनप्पा भी मौजूद था। हरण चिनप्पा को डराकर जाकोब के प्लान के बारे में पूछता है। चिनप्पा बताता है कि जाकोब का पूरा प्लान उसे भी पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन वह हाल ही में सकीना और निवेदिता की फैमिली को ब्लैकमेल कर रहा है। हरण जल्दी से उन लड़कियों और उनके परिवार की डिटेल्स पता करता है। पता चलता है कि इन लड़कियों के पिता फ्लाइट के सिग्नल भेजने का काम करते हैं। जाकोब के प्लान के मुताबिक निवेदिता के पिता गलत सिग्नल फ्लाइट को भेजने लगते हैं, जिससे फ्लाइट की लैंडिंग प्रभावित हो सकती थी। लेकिन हरण पहले ही यहां जैमर लगा चुका था, इसलिए गलत सिग्नल पायलट तक नहीं पहुंच पाता। इसी बीच पुलिस वाले उस शख्स के पास आकर उसे गिरफ्तार करने लगते हैं। इस तरह हरण चित्रा के साथ साथ सारे पैसेंजर्स को भी बचा लेता है। कुछ दिनों बाद हमें सुप्रिया और जाकोब को नई पहचान के साथ एक प्राइवेट जेट में दूसरे देश जाते हुए दिखाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि उस प्राइवेट जेट में हरण भी मौजूद होता है, जो 1 महीने से जाकोब की तलाश में था। आखिरकार फ्लाइट में दोनों के बीच एक जोरदार लड़ाई होती है, जिसमें हरण जाकोब को गोली मारकर खत्म कर देता है। दूसरी तरफ अलीशा को हम उसके मानसिक इलाज के दौरान देखते हैं। यही के साथ यह मूवी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी? कृपया लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।